क्या सिर्फ शराबी और शराब तस्करों की गिरफ्तारी मात्र से ही बलात्कारी और हत्यारोपी साधु संत बन जाएंगे? क्या सिर्फ शराबी और शराब तस्करों को जेल में डाल देने से बलात्कार या हत्याएं रुक जाएंगी? क्या शराबबंदी कानून के सफल हो जाने से स्मैकरों की संख्या में गिरावट आ जाएगी? या फिर सिर्फ शराबबंदी कानून के सफल हो जाने से बिहार अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा? नमस्कार, अभी आप न्यूज़ 19 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। कल अखबार में दो खबरें पढ़ने को मिली। वो दोनों खबरें अपराध के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस वाली नीतीश कुमार की नीति की पोल खोल देती है। सूबे में अपराध किस कदर बढ़ा है वैसे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त में बिहार के भीतर अपराधियों द्वारा अपराध की जो मोटी दीवारें लगातार खींची जा रही है उसे या तो आप अपनी नज़र से देख पा रहे हैं या फिर उसे अपनी नज़र से पढ़ भी पा रहे हैं आप। मौजूदा वक्त में बिहार के भीतर जिस प्रकार अपराध की घटनाएं घट रही है और उन घटनाओं के बीच सुशासन के मुखिया नीतीश कुमार जिस तरीके से शराबबंदी कानून सूबे की जनता पर थोपकर अपनी साख बचाने के लिए जिस तरीके से 7 घंटे तक मैराथन बैठक कर राज्य के सभी पुलिस अधिकारी को सिर्फ शराबी और शराब तस्करों पर कार्रवाई के लिए लगा दिए हैं, वो कहीं ना कहीं सुशासन के समक्ष दर्जनों सवाल खड़ी करती है कि गांव-गांव तक शराब की दुकानें किसने खोली, युवाओं को शराब की लतें किसने लगाई, जो लोग शराब खरीदने दुकानों पर जाया करते थे आज उन्हें होम डिलीवरी की व्यवस्था किसने सुनिश्चित की, शराबबंदी कानून लागू होने के उपरांत युवाओं को स्मैक का आदी बनने को किसने राह दिखाया। ऐसे तमाम सवाल हैं जो नीतीश कुमार के दहलीज पर खड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी नाक बचाने के लिए प्रदेश की जनता को अपराध झेलने और अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। खैर, शराबबंदी कानून पर आपके मन में भी ढेर सारे सवाल होंगे, वो सारे सवाल आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर को पढ़कर मैं अचंभित रह गया और उस खबर को जानकर आप भी अचंभित रह जाएंगे कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। खासकर पूर्णिया जिले में क्या हो गया है, जहां इस वर्ष सबसे अधिक रेप की घटनाएं दर्ज की गई। दरअसल स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें हत्या के मामले में पटना और बलात्कार के मामले में पूर्णिया पहले स्थान पर रहा। यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि SCRB ने जनवरी 2021 से सितंबर 2021 के बीच की घटनाओं का यह रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। अब सवाल उठता है कि उस सूबे में इतने अपराध हो रहे हैं जिस सूबे के मुखिया जीरो टॉलरेंस की बात स्पीकर पर चीख चीख कर करते हैं। बलात्कार की घटनाएं उस प्रदेश में हो रही है जहां महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दर्जनों योजनाएं और अभियान चल रहे हैं। उस प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है जहां महिलाओं के उत्थान के लिए 50% आरक्षण दिया गया हो, और सूबे के उस जिले में सबसे अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए जिस जिले में दो महिला विधायक हैं, एक पूर्व मंत्री रह चुकी हैं तो दूसरी वर्तमान में मंत्री हैं। यहां तक कि जिले के जिला परिषद अध्यक्ष और महापौर की कुर्सी भी महिला आरक्षित है। आज उस पूर्णिया ने बलात्कार के मामले में सबसे पहले अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर कब होगी महिलाओं की सुरक्षा। आखिर मौजूदा वक्त में सूबे के भीतर कौन है सुरक्षित, क्योंकि बलात्कार के अलावा अन्य अपराध की जब रिपोर्ट सामने आती है तो वो और भी चौंकने पर मजबूर कर देती है। SCRB की रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार के मामले में पूर्णिया पहले स्थान पर है,
जहां जनवरी से 30 सितंबर तक 83 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है, जहां रेप की 81 घटनाएं घटी है। तो वहीं तीसरे स्थान के साथ पटना में कुल 66 रेप के मामले दर्ज किए गए। और जब हत्या के मामले का जिक्र किया जाए तो हत्या के मामले में पटना अब सबसे अव्वल है, जहां जनवरी 2021 से सितंबर तक कुल 141 हत्याएं हुई। दूसरे स्थान पर मोतिहारी रहा, जहां 125 हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया गया। तो वहीं 104 हत्या के साथ गया तीसरे स्थान पर है। तो वहीं सुशासन के मुखिया नीतीश कुमार के गृह जिले में हत्या के 94 मामले दर्ज हुए, जो चौथा स्थान हासिल किया है। उसी तरह सारण में 91, तो वैशाली में 90, तो वहीं पूर्णिया में 71 हत्या की घटनाएं दर्ज की गई। इन आंकड़ों को देखकर अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में आप कितने सुरक्षित हैं। और हां, जब पूर्णिया की बात कर रहे हैं हम, तो आपको यह भी बता दूं कि ऐसे संगीन अपराध की बढ़ती घटनाओं से पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ी हो जाती है। क्योंकि कल के ही अखबार दैनिक भास्कर में यह खबर छपी कि रुपौली थाना क्षेत्र की नाबालिग बलात्कार पीड़िता ने कहा कि थानेदार आरोपी से मेलजोल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अखबार में छपी खबर के अनुसार मामला है कि आरोपी करीब 6 माह पूर्व पीड़िता का नहाते वक्त का वीडियो चुपके से बना लिया था और उसी वीडियो को दिखाकर लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था। जब लड़की ने इसकी शिकायत रुपौली थाने में की तो थानेदार आरोपी से मेल करने का दबाव बनाने लगे। और जब पीड़िता और उसके परिजन मेल करने को तैयार नहीं हुए तो उल्टे रेप के आरोपी का ही एफआईआर दर्ज कर पीड़िता के पिता को ही धारा 307 का अभियुक्त बना दिया, जिसका कांड संख्या 182/21 है। उसके बाद बलात्कार पीड़िता का एफआईआर भी दर्ज किया गया, जो कांड संख्या 183/21 है। और फिर पीड़िता ने थानेदार पर यह भी आरोप लगाया कि थानेदार मेरे पिता को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि इन सब बातों को लेकर पीड़िता ने पूर्णिया के एसपी और पूर्णिया प्रक्षेत्र के आईजी को आवेदन देकर मामले की जांच करने की गुहार लगाई है। और इधर रुपौली के थानेदार ने भी अपनी सफाई में लगाए गए सभी आरोप को निराधार बताया है। लेकिन पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली सवाल जरूर छोड़ गई। और ऐसा ही एक मामला कस्बा थाने से जुड़ा हुआ, जिसमें पीड़िता सायरा बानो ने थाने में आवेदन दी थी, लेकिन करीब 20 दिनों तक आवेदन के आलोक में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। और जब न्यूज 19 द्वारा पहल की गई तब जाकर कस्बा थाना कांड संख्या 230/21 के तहत पीड़िता का एफआईआर दर्ज किया गया था। हालांकि पीड़िता का एफआईआर दर्ज हो, इसके लिए मुझे भी पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली का दंश झेलना पड़ा। यानी कस्बा थानेदार ने पीड़िता सहित मुझ पर भी कस्बा थाना कांड संख्या 243/21 के तहत एफआईआर दर्ज कर दिया था। हालांकि मौजूदा वक्त में उच्चाधिकारियों द्वारा उस मामले की जांच की जा रही है, इसलिए जांच पूर्ण होने तक उस मामले पर ज्यादा बातें आप सबों के बीच में नहीं रख पाऊंगा। लेकिन रुपौली थाने से पीड़िता को प्रताड़ित करने का जो मामला प्रकाश में आया है, वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ी करती है कि जिस जिले में 2 महिला विधायक हों, एक मंत्री रही हों और दूसरे विधायक वर्तमान में मंत्री हों, जिला परिषद अध्यक्ष और महापौर भी महिला आरक्षित हों, जिस जिले में सुशासन की सरकार के 4 विधायक हों, सांसद भी सुशासन के ही हों, तो उस जिले के महिलाओं को जब इस तरीके की प्रताड़ना झेलनी पड़े और जब बलात्कार के मामले में जिला अव्वल हो जाए, तो प्रश्न तो उठेंगे ही कि आखिर ये कैसा सुशासन है और अपराध के मुद्दे पर नीतीश कुमार की ये कौन सी जीरो टॉलरेंस वाली नीति है, जहां अपराध दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको यह भी याद दिला दूं कि पूर्णिया के चर्चित
गुड्डू मियां हत्याकांड के आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा 90 दिनों तक चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जमानत दे दी। ऐसा ही एक मामला कसबा थाने क्षेत्र से भी है, जहां कसबा थाना कांड संख्या 46/21 के आरोपी के विरुद्ध भी चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाने का लाभ देते हुए न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी। अब ऐसे में सवाल तो उठता है कि अपराध के विरुद्ध जब इस तरीके की कार्यशैली पुलिस प्रशासन की रहेगी, तो फिर ऐसे संगीन अपराध पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? क्या सिर्फ शराबी और शराब तस्करों की गिरफ्तारी मात्र से ही बलात्कारी और हत्यारोपी साधु संत बन जाएंगे? क्या सिर्फ शराबी और शराब तस्करों को जेल में डाल देने से बलात्कार या हत्याएं रुक जाएंगी? क्या शराबबंदी कानून के सफल हो जाने से स्मैकरों की संख्या में गिरावट आ जाएगी? या फिर सिर्फ शराबबंदी कानून के सफल हो जाने से बिहार अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा? और क्या सरकार के इसी नीति के रास्ते बिहार विकास के मार्ग पर चलता रहेगा? और क्या बिहार की जनता इसी रास्ते अपने भविष्य की तलाश करती रहेगी? क्योंकि जिस प्रकार सरकार सिर्फ शराबबंदी कानून को लेकर सजग दिख रही है, ऐसे में अन्य संगीन अपराध की घटनाओं में वृद्धि होना तो लाजमी है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। तब तक यदि आप न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। धन्यवाद।